वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम ईद की खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। अच्छा, तारिक साहब की तरफ आऊँगा। तारिक साहब, हम देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी पे काफ़ी बार वक्तन ब तनकीद की है। आपके मुताबिक क्या आवाम को आगाह करें, हमारी जो आवाम है, ऑडियंस है, इनको आगाह करें कि आप क्या जो है मुतबादिल फराहम कर सकते हैं आवाम को? देखिए, दो चीज़ें अभी शाहरुख ने बड़ी अच्छी बात की कि जी स्लॉटर हाउस की तरफ हम क्यों नहीं जाते, और फिर आपने मेरी बात को भी आगे बढ़ाया कि जी जब हम कर सकते हैं, और 2004 और 2003 और 4 में हमने प्रूफ करके बताया कि दोनों दफ़ा इत्तेफाक से ईद उल अज़हा पे मैं एक्टिंग मेयर था, और चौथे दिन में पूरी सहाफ़ियों की टीम को लेकर पूरे शहर का विज़िट करवाता था और कहता था मुझे किसी जगह पे आलाइश बता दो, और वो फिर आखिर में आके अप्रिशिएट करते थे। उस वक्त MKM के गवर्नर थे इशरत बाद साहब, तो वो आखिर में एक दिन तो उन्होंने कहा जी, दूसरी पर उन्होंने कहा जी मैं खुद टीम आपके साथ चलूँगा और आप मेरे साथ चलें। और शाम को जब आए तो उन्होंने दोनों दफ़ा मेरे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं 100% मार्क्स देता हूँ सिटी गवर्नमेंट को, ताज साहब को, कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और शहर में हमने पूरा शहर विज़िट किया, हमें किसी जगह आलाइश नहीं मिली। हमारा एक इवेंट है, ठीक है, स्लॉटर हाउस होने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसी तरह होता है कि स्लॉटर हाउस में लोग जाके स्लॉटर करवाते हैं, लेकिन एक इवेंट है मुसलमान, कल आप उनको मनाने दें, अच्छा है, उनकी खुशी होती है। बाकी ये कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त अलाइंस में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, लेकिन जहाँ पीपल्स पार्टी अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, हम कल भी उसके साथ खड़े थे और आज भी उसके साथ खड़े हैं और कल भी उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन कहीं ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ का क्लैश आएगा, या जो काम आवाम की फलाह बहबूद में नहीं होगा, तो हम उस पर कल भी तनकीद करते थे, आज भी तनकीद कर रहे हैं और कल भी तनकीद करेंगे। जैसे बहुत सारे मामला आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिंध में ख़राब हुई, कराची में टैंकर्स का मामला आया कि टैंकर से बच्चों को, बच्चियाँ, बच्चे, नौजवान या लोगों के एक्सीडेंट्स हुए और बहुत सारे लोग बेगुनाह मारे गए। और भी जो मामलात हुए जिसमें हम समझते हैं कि आवाम को अल्टीमेटली हम सब उस कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको आवाम यूज़ करती है, उसका रिजल्ट और उसकी मैनेजमेंट हमने करनी है। तो जब तक आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो हमारे इस मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ। तो अगर पीपल्स पार्टी अवामी फलाह बहबूद में काम कर रही है और करेगी तो हम उसके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लग रहा है कि वाकई पीपल्स पार्टी इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए काम कर रही है? दिल से बताइएगा, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मुर्तज़ा एक अच्छा, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, अच्छा लड़के हैं। उनकी वालदा ने हमारे साथ काम किया, मरहूम फौजिया वहाब साहब ने, वो मेयर हैं कराची के, और उनसे बड़ी उम्मीद है, और बड़े पढ़े लिखे और डिसेंट लड़का मुर्तज़ा वहाब। तो मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, डिले है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ों में डिले है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीज़न कि क्यों डिले है, मुझे ये नहीं पता। और कहाँ को प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हर तरफ, खैर इस वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी ये खुद है और लोकल गवर्नमेंट में भी ये खुद है, और कराची की मेयरशिप भी इनके पास है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ, मेरे ख्याल से कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास आई है। तो आई होप कि पीपल्स पार्टी को जिस स्पीड से काम कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को एक विजिबल चेंज नज़र आए। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है वो बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ात पेश की थी, क्या मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को जो है वो उन तजावीज़ात की तफसीलात से आगाह करें? देखिए, उसके लिए तो फिर हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। आज आपका ईद शो है, बट मैंने आपसे थोड़ी हाईलाइट्स ये है कि हमारा 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट था। एक था हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद टाउन काउंसिल थी और फिर यूनियन काउंसिल थी। इस वक्त जो है वो जो फंडिंग्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट से टाउन में तो आ जाती हैं, लेकिन टाउन से नीचे मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ जा रही हैं। यूनियन काउंसिल के पास फंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ साल में, महीने में कुछ लाइटें और गली के गटर के ढक्कन के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। आप उनको फंडिंग दें। हमने अपने ज़माने में फंडिंग्स दी थी यूनियन काउंसिल को, वो पैसा कहाँ गया? अब तो आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, उस वक्त तो इतने फंड भी नहीं थे। तो आप उनको देंगे तो गली मोहल्लों में जब तरक्की होगी, गली मोहल्ले जब तरक्की करेंगे तो आपका शहर आपको तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अभी जो है वो, अब तो जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स के फंड्स में इजाफा भी कर दिया है। पहले मेरे ख्याल से 5 लाख थी, अब जो है वो 11 लाख कर दी गई।
लाख समथिंग। अब जो है अराउंड, अब आप बताएं कि अब तो फंड्स भी बढ़ गए, अब भी कुछ होता हुआ हमें मैं कुछ आपको खास नजर माजरत नहीं के आता। साथ बताना चाहता हूँ हसीब भाई कि 2004 में हमने आखिरी फंड अपनी यूनियन काउंसिल को 65 लाख रुपए दिया था। 65 लाख रुपीस 2004 में हमने दिया था। दुनिया वक्त के साथ आगे जाती है और आप वक्त के साथ पीछे आ गए कि आपने उस 65 लाख को ख़त्म करके और 5 लाख कर दिया और 5 लाख से फिर 12 लाख कर दिया। ये वैसे ही है कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा के और 2 रुपए कम कर दो या 1 रुपया कम कर दो, ये वैसे ही है। और 40 रुपए बिजली बढ़ाकर और 1 रुपया कम कर दो और आवाम को कहो कि ये खुशियां मनाओ कि हमने बिजली कम कर दी या पेट्रोल कम कर दिया। आप मुझे पता है जब हम उस वक्त 65 लाख रुपए अपनी यूनियन काउंसिल को फंड देते थे 2004 में और 5 में, तो आज वो फंड तो होना चाहिए था 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए पर यूसी। पर यूसी बढ़ना चाहिए था ना उसको, उसी हिसाब से देखें ना। 2004 दिस इज 2025, यानी 21 साल बाद वो फंड बढ़ने के बजाय 5 लाख और अब 12 लाख हो गया है। तो मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। अच्छा तारिक साहब, एक बड़ा एक कहते हैं ना सूबाई हुकूमत है, अब जिस तरह यूनियन काउंसिल टाउन्स हैं, ठीक है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, जमात का भी एक जो है वो मेजर रोल है इन टाउन्स में, ठीक है। ना ही कोई जमात के किसी टाउन में हमें काम होता हुआ नजर आ रहा है, ना ही पीपल्स पार्टी की किसी टाउन में हमें काम होता हुआ नजर आ रहा है, और तनकीद दोनों की एक दूसरे पे बराबर है। वो बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे। मतलब इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे और इन चीज़ों को देखे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई नीयतों का मामला है जो इस वजह से कराची में इस वक्त काम होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नीयतों का मामला ज़रूर है। बिल्कुल। अच्छा शाहरुख, क्योंकि खुद भी एक प्रोग्राम होस्ट हैं, ये इस पे गहरी नज़र रखते हैं। शाहरुख, क्या कहाँ लूप होल्स कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको इस सिस्टम में? असल में हम अब जैसे ये तारिक साहब फरमा रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने के बजाय हम बैकवर्ड की तरफ जो है वो आ रहे हैं। यही मेन रीज़न है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही और अपने हिस्से का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और मेन वजूहात इसकी यही है कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, अपने गिरेबान में बंदा नहीं झांकता, दूसरे के प्लेट में क्या रखा है उसको वो फिक्र होती है। तो ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट हो गई है, ये आवाम के अंदर और हुक्मरान के अंदर ये इनबिल्ट हो गई है। मैं इसी वजह से ये दोबारा चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। बात सारी ये है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर करना चाहें तो। अपने हिस्से का काम अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास वो इक़्तिदार है जो कि सूबे में और कराची में होल एंड सोल इस वक्त वही हैं। मेयरशिप, एक शहर की मेयरशिप पीपल्स पार्टी, जो कि कोई मुझ समेत कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो आएगा। ये मेरा अगला सवाल बिल्कुल तारिक साहब से यही था कि तारिक साहब, ये जो मेयर की सिलेक्शन का मामला है, आपने गुज़िश्ता इलेक्शंस में देखा कि जब काउंसिल के मेंबर्स जमा होते हैं, मेयर की सिलेक्शन के लिए वोटिंग होती है, तो हमने देखा कि पिछली बार रुझान किसी और की तरफ था, लेकिन अचानक से हमें पता लगा कि पीपल्स पार्टी के मेयर सामने आ गए। क्या शफाफियत थी इसमें? देखिए, है ना, तो बहुत बड़ी डिबेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीज़ें थी उसमें ऐसी, लेकिन आप अगर देखें तो उसमें आपको पीटीआई के मेंबर्स का रोल नज़र आएगा। ये शहर का मैंडेट लास्ट टाइम 3 मेन उसमें पॉकेट्स में गया हुआ था। एक थी पीटीआई, एक था जमात इस्लामी। आज भी कहीं आपका दिल जो है वो अपने माजी के इत्तेहादियों के साथ तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो काम करेगा हम उनके साथ देंगे, और मैंने एक अच्छा काम किया, हमने एक अच्छा काम किया। वो दौर हमारा कोई ऐसा ख़राब दौर नहीं था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का और कराची की हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड था, जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से और क्वालिटी डेवलपमेंट हुई है। ना आपको उससे पहले ना उसके बाद कहीं इस चीज़ की मिसाल मिलेगी, अब तक मैं कहूँगा। लेकिन उस ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि जिससे जो पीटीआई के लोग थे, जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन थे, वो कहीं साइड पे हो गए और या उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को ये मौका मिल गया कि वो अपना मेयरशिप कराची की ले लें। अच्छा तारिक साहब, हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके दौर के कुछ मंसूबे जैसे कि K4 जो कि अभी भी पेंडिंग है, ऐसे और कौन से मंसूबे हैं आप और के या जिसकी बुनियाद आपने डाली है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो? हमने 2016 तक का अपना एक रोड प्लान उस वक्त दे दिया था कि 2016 तक
कराची शहर को आपने किस तरह 10 ईयर्स यानी हमने अब अपना प्लान दिया था कि आप ये प्रोजेक्ट्स करें ताकि कराची शहर के ट्रैफिक के प्रॉब्लम सॉल्व हो, कराची शहर का कि जो सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, वाटर के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वो जैसे ही हम हटें तो उसके बाद उनके ऊपर से काम करना, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ थी और वो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी थे। हमने बगैर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ कराची और इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंध एंड पाकिस्तान हमने अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स की थी और नंबरिंग की थी कि जी जो जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो वो उस पर काम नहीं किया गया। अगर आज उसी प्लान के मुताबिक काम हो रहा होता तो आज ना कराची में ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता, ना पानी का प्रॉब्लम होता, ना सीवरेज का प्रॉब्लम होता, ना वापस हमारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड वीरान होते। अब तक सारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से आबाद हो चुके होते और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस प्लान को फॉलो नहीं किया गया। अगर उस प्लान को फॉलो कर लेते तो आज कराची की हालात बहुत चेंज होते। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आ जाऊंगा आपके पास। अच्छा तारिक साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि हाँ आप सवाल कर लें असीम। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि फंड से मुताल्लिक आपने जो है वो कुछ अपने वो इश्यूज रेज किए, ठीक है। हमने देखा कि एनएफसी हुई, एनएफसी के बाद जो है वो पीएफसी नहीं हुई सर, तो आपका इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एनएफसी के बाद अगर पीएफसी नहीं होती और फंड्स जो है वो प्रॉपर नीचे तक नहीं जाते। बिल्कुल। देखिए, ग्रास रूट लेवल तक जब तक आप लोकल गवर्नमेंट में अगर आपने तरक्की करवानी है और आवाम की अगर तरक्की करनी है तो आपको अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। माजरत के साथ पंजाब में अभी तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं हुए, सिंध में हो गए जैसे तैसे हुए, बलूचिस्तान में हो गए, केपी में हो गए, बट पंजाब अब तक नहीं करवा रहा। तो ये चीज़ें आपको अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। मैंने कहा ना कि जिसके साथ भी मर्जी इत्तेहादी बैठे हो, जो चीज़ अच्छी होगी हम उसकी फेवर करेंगे। अच्छा, एमकेएम ने शायद रखी थी इसमें जो है वो तरमीम वाली, आपको क्या लगता है कि अगले किसी जो तरमीम में इस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, एनएफसी होनी चाहिए बिल्कुल। जब एनएफसी होगी तो पीएफसी भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और उसके बाद जो है इस सिस्टम को बेहतर करें। देखिए, स्ट्रक्चर शफाफ नहीं होगा तो कभी भी चीजें सॉल्व नहीं हो जब पाएंगी। तक आप अपनी डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं होगा, लोकल गवर्नमेंट का मतलब यही है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि हर चीज़ अपनी नीचे तक नहीं आएगी तो आप कैसे तरक्की करेंगे। और आप जब ग्रास रूट लेवल पर तरक्की नहीं करेंगे तो आप ऊपर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब तक हम अपने जो है मास ट्रांजिट सिस्टम पे कुछ नहीं कर सके। हम तो चाह रहे थे कि उस वक्त हम यहाँ पर शहर के अंदर लोकल ट्रेन को रिवाइव करें, नहीं कर सके अभी तक ये लोग। हमारा उस वक्त एग्रीमेंट भी हो गया था, वो सॉवरेन गारंटी की बात आ गई थी जिसकी वजह से हमें उस वक्त पीछे आना पड़ा, क्योंकि वो कंपनी जो है सॉवरेन गारंटी मांग रही थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थी कि सॉवरेन गारंटी दे देती। तो इस तरह के कुछ इश्यूज आए थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उस वक्त अगर कर देते, अगर उस वक्त लियारी एक्सप्रेसवे ना बनता, उस वक्त नॉर्दर्न बाईपास ना बनता, तो आज कराची का ट्रैफिक कहाँ खड़ा होता। उस वक्त हम एक शारा फैसल पे हमने 5 फ्लाईओवर्स बनाए और शारा फैसल को आवारी से लेकर, सॉरी आवारी कह रहा हूँ, पीआईडीसी से लेकर अप टू लांडी जेल तक, मलीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर किया। अच्छा तारिक साहब, इससे पिछले टेन्योर में आपके जितने गिले हैं, आपके जितने जो है वो ज़्यादा सारे जायज़ हैं, लेकिन इससे पिछले टेन्योर में आप वज़ीर आला के एडवाइज़र रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपने इसमें से किसी भी चीज़ पे कोई काम किया हो, कोई भी चीज़ बेहतरी की तरफ लाए? उस टाइम तो आपके पास एक ओहदा था, तो वज़ीर आला से भी आप डायरेक्ट बराह रास्त उस टाइम पे रोज़मर्रा नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो मुलाकात हो ही जाती होगी वज़ीर आला साहब से, तो उस टाइम पे आपने क्या किया? जी, मुझे जब मैं वज़ीर आला का स्पेशल असिस्टेंट बना तो मुझे इत्तेफाक से लास्ट टर्नओवर में तो मुझे जो डिपार्टमेंट दिया गया वो आर्काइव का दिया गया, और जो मेरा ऑफिस था क्लिफ्टन में था, और जो मेन वहाँ पर हमारा जो आर्काइव की आप म्यूज़ियम समझ लें या लाइब्रेरी समझ लें, जो भी उसको कहें, वो क्लिफ्टन में थी, वो आज भी मौजूद है, सिंध आर्काइव, जिस सिंध आर्काइव डिपार्टमेंट। आप उसकी पिछली 30 साल की हिस्ट्री और मेरे 7 महीने का पीरियड और उसके बाद अब तक का जो उसमें हुआ है वो जाके अपनी आंखों से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं,
और उसके बाद मैं और आप उस पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं शाहरुख की तरफ आऊंगा। अच्छा शाहरुख, क्योंकि आप क्राइम के शोबे से मैं थोड़ा सा साहब- इस पे ऐड कर दूं कि उस शॉर्ट टाइम में जितनी डेवलपमेंट मैंने की, जितना उसको बढ़ाया और जितना उसको मैं लेकर आया सामने, मेरा एक मिशन था कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, मैंने सॉरी आपकी बात काटी, कि उसको मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने लेकर आऊँ। मेरे जो यूथ है वो वहाँ पर आके देखे कि पाकिस्तान को किस तरह बनाया गया, किसका क्या रोल था और आज तक हमारे किन लोगों ने क्या किया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर्काइव मैंने 4 एग्जीबिशंस लगाए वहाँ पर, और हज़ारों की तादाद में बच्चों का, यानी स्टूडेंट्स का, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस के बच्चे वहाँ पर आए और उनका फुटफॉल हुआ, जो पिछले 30 साल में शायद मेरे एक एग्जीबिशन में भी उससे ज़्यादा लोग आए होंगे जो पिछले 30 साल में नहीं आए। और फिर हमने वहाँ पर पूरा डिस्प्ले किया और मतलब वर्ल्ड आर्काइव डे मनाया, और हमने मतलब आर्काइविंग को एक नए तरीके से और नए उस पर लेकर चले गए। और अगर साथ ये दिस इज 7 मंथ पीरियड, और मुझे याद वजीर साहब खुद वहाँ पर मेरे पास आए, बुक का इनॉग्रेशन था। 2 बुक्स हमने इस दौरान पब्लिश की। एक हमने की थी इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर। जब वो बुक हमने वज़ीर साहब को दी और उसकी जब हम इनॉग्रेशन करे तो वज़ीर साहब ने कहा था, मुराद अली शाह साहब उस वक्त वज़ीर आला थे और अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि ये बुक जो है आइंदा किसी डेलीगेशन को ऑफिशियल उसमें जो है कुछ और सुविनियर ना दिया जाए, हर डिपार्टमेंट ये बुक ले और ये सुविनियर उनको दे, ताकि वो उनको पूरी सिंध की हिस्ट्री के बारे में पता लगे, सिंध की सिविलाइजेशन के बारे में पता लगे। यानी इस हद तक हमने शॉर्ट टाइम में कोशिश की। बहरहाल आप जाएं और देखें और फिर इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम करेंगे। सॉरी मैंने आपको बिल्कुल ज़रूर, हम इस पे भी आपके साथ एक जो है वो प्रोग्राम करेंगे। अच्छा मैं शाहरुख की तरफ आऊँगा। शाहरुख, क्योंकि आप जर्नलिज्म में ही, सहाफ़त में ही क्राइम के शोबे से जो है वो मंसूब रहे हैं, तो इस ओवरऑल हर सिचुएशन में पुलिस का एक स्पेसिफिक रोल होता है। आपको क्या लग रहा है कि पूरे ये जानवर छीनने के वाक़यात, जो है वो चोरी के वाक़यात, इस तरह के टैक्स के, खासकर गुंडागर्दी मंडी वाली साइडों पे रास्ते में आवाम को, बेचारी आवाम को उनकी बेशकीमती पैसे से, जो कुर्बानी का पैसा है, उससे महरूम कर दिया जाता है, रास्ते में महरूम कर दिया जाता है। पुलिस इन सब पे क्या कर रही है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कर रही है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रही है? असल में अजीब बात यह है कि अगर खुसूसी तौर पे कराची की बात करें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शुबों की रिपोर्टिंग की है। मैंने स्पोर्ट्स की, क्राइम की, बल्दियात की, मैंने सब की जो है वो रिपोर्टिंग की है, और अब बतौर करंट अफेयर प्रोग्राम भी जो है वो कर रहा हूँ। बात सारी है कराची की जो इस वक्त आबादी है वो ऑफिशियली हमें बताई जाती है 2, 2.5, 3 करोड़, मगर कराची की अगर असल जो है वो आबादी का बताया जाए ना तो वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ के दरमियान है। और 4 से 5 करोड़ के दरमियान जो हमारी पुलिस की नफरी है वो इंतहाई, मैं कहूँगा कि बहुत ही चंद % है जो कि वो पूरा शहर कैप्चर नहीं कर सकती। इस वक्त जो आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और आबादी फैलती जा रही है कराची की। कराची जितना शहर है उतने यूरोप के मुल्क होते हैं, बिल्कुल, और उससे भी छोटे, बल्कि कराची माशाल्लाह से एक बड़ा वसी और एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है। तो इस तरीके के इंसिडेंट, बहुत सारे पुलिस अफसरान हमारे दोस्त भी हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो वसाइल की कमी है पुलिस में, हर जगह जो इस वक्त मैकेनिज़्म है और करप्शन का मुबैना तौर पे बाज़ार गर्म है, वो इस महकमे में भी है, पुलिस के महकमे में भी है, और काली भेड़ें हर जगह जो है वो मौजूद हैं, जो कि उस इदारे के बाइस शर्म जो है वो बनती हैं, और करप्शन का बाज़ार, जिसकी वजह से ये सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है। और जराइम की शरह में हमने देखा है इजाफा जो हो रहा है वो भी यही है कि पुलिस की नफरी कम होने की वजह से जो है वो वारदातें जो है वो बढ़ चुकी हैं। और एक सेकंड वजह जो है वो मैं ऐसी आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की तरफ जब मुल्क जाता है, और जाहिर सी बात है एक जो लोअर स्टैंडर्ड का जो लोअर तबका है वो जाहिर सी बात है जब वो अपनी फैमिली को देखता है ना, और मैंने बज़ाहिर देखा है क्योंकि मैं क्राइम की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मैंने जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ता है तो मैंने उस मुजरिम से जो है वो गुफ्तगू की है, मैंने उससे पूछा है कि ये जुर्म करने की वजह क्या है। उसने मुझे जो जुर्म करने की वजह बताई, मैं भी थोड़ा सा इमोशनली
मैं हर्ट हुआ, मैंने कहा वाकई ये मजबूरी में इसने जो है वो जुर्म किया। उसने बताया कि मेरा कोई प्रोफेशनल क्राइम से जो है वो या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैंने अपनी फैमिली को जब देखा कि उनके पास खाने को नहीं है कुछ और रात में मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को करना पड़ा। मैं अपने घर वालों का पेट पाल रहा था और मैं अपने घर वालों के लिए मैं ये जुर्म का रास्ता मैंने इख्तियार किया क्योंकि हलाल तरीके से पूरा नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मैंने ये सोचा कि अगर हुकूमत पूरी दुनिया में होता है कि हर फर्द के लिए अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको इनिशियल जो बेसिक है सैलरी वो प्रोवाइड करती है, मगर हुकूमत की ख़ास तौर पे जिम्मेदारी है। मगर इस वक्त हुकूमत की भी जो हालात है वो हम सब के जो है वो सामने हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो बद से बदतर हो रही हैं। मगर अब ये उम्मीद की जा रही है कि बेहतरी आएगी और हर चीज़ में बेहतरी आएगी। हम भी उम्मीद ये रखते हैं। हमारी जिस तरीके से हम अगर पाक फ़ौज का जिक्र ना करें तो वो जो है वो ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। इस ईद पे हम तमाम अपने जो शहीद हैं उनको ख़ास तौर पे जो है वो याद करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, तमाम जितनी भी फोर्सेज हैं पाक फ़ौज के साथ साथ तमाम जितनी भी फोर्सेज हैं उनके जो शहीद हैं उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, और मुल्क है तो हम हैं। जिस तरीके से हालिया जो दिनों में पाक भारत कशीदगी हुई और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बदतरीन इंडिया को शिकस्त दी हमारी अफवाज ने, और अफवाज के साथ जो मैं कहूँगा अवाम ने जो शाना बशाना खड़ा होकर किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाक फौज हमेशा से हमारी जानो माल। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा शाहरुख की बात को कि इस दफ़ा हमारी न सिर्फ फौज के साथ अवाम खड़ी थी, हमारे सियासतदान खड़े थे, हमारा मीडिया खड़ा था, हम सब एक पेज पे थे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये यूनिटी हमारे मुल्क में बहुत अरसे बाद जो है वो देखने में नजर आई है कि सब एक पेज पे खड़े हों और अपने सीसा प्लाई हुई दीवार बन के खड़े हो। और उसके रिजल्ट आज आपके सामने कि हमने अपने दुश्मन हिंदुस्तान को एक बदतरीन, भारत को एक बदतरीन शिकस्त से हर महाज पे, सफारती महाज पे, मीडिया के महाज पे, फौजी महाज पे, चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी नेवी हो, हर महाज पे उसको शिकस्त दी है। पाक फौज की कामयाबियों, पाक फौज के जज्बे पे तो हम जितनी बात की जाए उतनी कम है। उसके लिए ये वक्त बहुत मुख्तसर है और हमारी माजरत के साथ हमारा वक्त थोड़ा मुख्तसर होता है, तो हम इख्तिताम की तरफ थोड़ा जाएंगे। तारिक साहब, एक अवाम को इस ईद उल अज़हा के मौके पे अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कम अज़ कम हम जो अपने जो जानवर के बाकियात हैं उनको किसी एक थैले में डाल के एक प्लास्टिक का बैग ले लें, उसमें डालकर एक साइड पे रख दें, ताकि जो इदारे के लोग आएँ, KMC के आएँ या जिस इदारे के भी हैं जहाँ आप रहते हैं वो लोग आएँ, वो उसको वहाँ से उठा के ले जाएँ। उसको रोड पे फेंक कर ना फेंकें, उसको अपनी गली में ना फेंकें, उसको एक प्लास्टिक बैग ले लें, 20, 25, 30 रुपये का, 50 रुपये का आ जाएगा, उसमें डाल दें सारा और एक साइड पर रख दें। तो सफाई का ख्याल रखें। ये कल देखें, आपकी गली में अगर 2 दिन सफाई नहीं होगी तो उस गली के अंदर मच्छर पैदा होगा, बीमारियां पैदा होंगी। और जैसे आपने कहा, एक तो खाना खाने, ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरा इन बीमारियों की वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे, और स्मेल होगी आपके इलाके के अंदर। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। वैसे तो ये हमें ईद बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा देती है, वो हम सोच भी नहीं सकते जो कुर्बानी, जिस कुर्बानी का जज्बा ये हमारे अंदर पैदा करती है। लेकिन इतनी कुर्बानी ज़रूर दे जिससे हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क और शहर का फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारी आवाम भी जो है वो अपने लिए ही बेहतरी का इंतजाम करेगी इस तरह। सर, NTA न्यूज़ के लिए कोई मैसेज? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि जितना तेज़ी से माशाल्लाह आप ग्रो कर रहे हैं और एक यंग टीम के साथ आप लोग बैठे हैं, शाहरुख माशाल्लाह बहुत यंग है, आप यंग हैं, और भी टीम मैंने देखी माशाल्लाह आपकी बड़ी यंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द NTN जो है वो बहुत ऊपर शाइन करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। शाहरुख, आपकी तरफ आऊँगा, ईद उल अज़हा के मौके पे आवाम को पैगाम। बेसिकली शुक्रिया आसिफ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और एक बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई तारिक साहब के साथ, आपके साथ। और इस ईद के मौके पे जो है वो मैं ये तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको जो है ये मैसेज दूंगा कि ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ये हमें ये चीज़ दर्ज देती है कि हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी भी कुर्बानी करें, और जो हमारी जो हम बेसिकली सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए, जिसे हम नीड्स अपनी जो है ना वो कहते हैं, और
जो अपनी हमारे पास है हम उससे खुश नहीं रहते, इस चीज़ की भी जो है वो कुर्बानी दे। जो आपके पास नहीं है वो आप पाने की तो कोशिश करें, मगर जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें शुक्र अदा करें, और वो चीज़ आप अपने साथ लोगों में भी जो है वो तकसीम करें, ताकि अल्लाह पाक इससे आप क्या पता आपकी जो है वो राज़ी होने का ये सबब बन सके। और इसी के साथ जैसे कि तारिक साहब ने भी फरमाया कि एतदाल में जो है वो खाना खाएं, एतदाल के साथ जैसे अपने, और एतदाल खाना खाने के साथ साथ जैसे अपने घरों में लोग सफाई रखते हैं ना हसीब, उसी तरीके से अपने शहर और अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले में भी सफाई रखें। अगर हम अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं दिली तौर पे, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं दिली तौर पे, तो अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने पड़ोसियों को भी उसी तरीके से माइंड सेट रखें कि अपना घर अगर हम साफ़ रखेंगे तो अपना मोहल्ला भी साफ़ रखें, अपना एरिया भी साफ़ रखें। इसी चीज़ से जो है वो हेल्दी नेशन जो है वो बनती हैं, और इसी तरीके से सफाई बेसिकली निस्फ ईमान भी है, और इस चीज़ को जो है वो रखना चाहिए। तमाम नाजरीन खाएँ पिएँ और इन्जॉय करें। मैं यहाँ इसी पे एक बात कहूँगा, 2003 में मैं शाहरुख भाई की बात से आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कैंपेन शुरू की थी ग्रीन कराची क्लीन कराची। तो जियो का प्रोग्राम था, मुझे उसमें बुलाया, उन्होंने कहा जी आपने शुरू की तो आप कैसे करेंगे। मैंने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, आवाम करेगी। मैंने कहा कैसे करेगी। मैंने कहा हर शख्स जो कराची में रहता है वो किसी घर में, चाहे उसका घर बंगला हो, चाहे उसका घर छोटा सा कमरा, छोटा घर हो 80 गज का, या एक कमरे का घर हो, या फुटपाथ पे सोता हो, हर शख्स जो कारोबार करता है, जो चाहे उसकी फैक्ट्री हो, चाहे उसकी दुकान हो, चाहे उसकी रेहड़ी हो, चाहे वो फुटपाथ के ऊपर अपना कपड़ा डाल कर जो है सामान बेचता हो, अपने फ्रंट के हिस्से को साफ करेगा और अपने हिस्से को साफ करेगा, और ये सब चीज़ें जब साथ जुड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली शहर पूरा साफ हो जाएगा। ऐसा ही है तारिक साहब, जैसे हम बेहतरी की शुरुआत अपने आप से करने की ज़रूरत है सबसे पहले, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे साथ। गुफ्तगू अभी दिलचस्प होना शुरू हुई थी, लेकिन वक्त इख्तिताम की तरफ हमें जाना हमारी मजबूरी है कि शेड्यूल होता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। आपने देखा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं। ठीक है, इसी को हम एक अच्छे एस्पेक्ट से, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जल्द ही, लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी टीम को इसी के साथ पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।